अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले 11 की बात आती है तो आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच में कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन उससे भी अपर लेवल पर अगर कंपैरिजन किया जा सकता है तो स्ट्रॉन्ग प्ले 11 को लेकर तो वो बात आती है सीएसके वर्सेस एमआई के, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन उस वीडियोस के कमेंट में इतने ज़्यादा भर के कमेंट आ चुके हैं कि आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच भी कंपैरिजन किया जाए, और उन सभी की बातों को सुनकर मैं आज लेकर आ गया हूं आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले 11 आखिरकार कौन सी टीम की है। क्या 2025 में आरसीबी धुआंधार बल्लेबाजी करने वाली है? क्योंकि दूसरों की वीडियोस देख कर मुझको ऐसे ही लग रहा है, और आरसीबी की प्ले 11 भी देखकर यही लग रहा है कि इस बार 2025 में सीएसके की बैंड बजने वाली है। और इसी को जानने के लिए आज मैं अब देखूंगा कि दोनों के बीच आखिरकार कंपैरिजन में कौन जीतती है। आइए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बता दें कि दोस्तों अगर दोनों के बीच कंपैरिजन करा जाए तो सबसे पहले आरसीबी की तरफ से निकल कर आते हैं विराट कोहली, और सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों के कप्तान के बीच कंपैरिजन अगर किया जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 2024 में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके तो दिखाया था, लेकिन दूसरी ही तरफ आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी करी थी और ऑरेंज कैप जो अपने सिर पर विराजमान कराया था वो तो एक अलग ही नजरिया था। लेकिन दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी येलो कैप लेकर एक अपनी टीम की जिम्मेदारी निभाई थी। ऐसे में दोनों में ही कंपैरिजन करके देखा जाए तो दोनों की इकोनॉमी और एवरेज स्कोर की कंपैरिजन में विराट कोहली आगे निकलता है, क्योंकि 2024 में उन्होंने 600 प्लस रन बनाए थे और वही ऋतुराज गायकवाड़ ने 400 प्लस। दोनों के ही रनों के रेट में काफी ज्यादा फर्क आता है, और वही ऐसे में देखा जाए तो विराट कोहली एक बेहतरीन कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं, और इसी को देखते हुए आरसीबी विनर निकलती है। तो आरसीबी का 1 पॉइंट हो जाता है, वही सीएसके का 0। और ऐसे में देखते हैं दूसरे प्लेयर का नाम। जी क्या दोस्तों, दूसरे नंबर पर निकल कर आते हैं डेविड कॉनवे और फिल सोल्ट। दोनों के बीच में कंपैरिजन करने से पहले एक बार बता दें कि डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ज्यादा ही फेमस हो रही है, क्योंकि एमआई के बीच भी अगर कंपैरिजन किया गया था रोहित शर्मा, विल जैक्स और वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे, तो डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जीते थे। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो हमें फिल सोल्ट एक अच्छे प्लेयर तो माने जाते हैं, लेकिन 2024 का अगर उनका प्रदर्शन देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा था। वही उन्होंने 300 प्लस कुछ रन बना दिए थे, और वही उनके स्ट्राइक रेट की बात करी जाए तो इतना कुछ खास नहीं रहा था, 120-30 के बीच में ही रहा था। और दूसरी तरफ डेविड कॉनवे ने जो प्रदर्शन करके दिखाया था सीएसके की तरफ से वो एक काबिल तारीफ था, क्योंकि सीएसके की टीम फाइनल तक पहुंचने ही वाली थी, वही आरसीबी की टीम ने रोक लिया था। ऐसे में डेविड कॉनवे विनर निकलते हैं। यहाँ सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में कंपैरिजन करते हुए सीएसके का 1 पॉइंट और आरसीबी का 1 पॉइंट। अब तीसरे नंबर की बात कर ले तो तीसरे नंबर पर निकल कर आते हैं हमारे राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार। अब इसमें कोई कंपैरिजन करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रजत पाटीदार आ गए तो भले ही निकल जाते हैं, राहुल त्रिपाठी जो एक उनके अगेंस्ट फीके पड़ जाते हैं। तो रजत पाटीदार ने जो 2024 में वो प्रदर्शन करके दिखाया था आरसीबी के लिए वो अभी भी याद है सभी को, और भले ही आईपीएल को छोड़कर मुश्ताक ट्रॉफी में भी उन्होंने शतक जड़े हैं, भले ही चाहे मुश्ताक ट्रॉफी जीत नहीं पाए, बट ऐसे में उनका प्रदर्शन एक काबिल तारीफ रहा है। तो ऐसे में रजत पाटीदार को पॉइंट दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी जो एक खास कुछ प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए थे, तो रजत पाटीदार के अगेंस्ट क्या ही टिक पाएंगे। इसी वजह से सीएसके के 2 पॉइंट हो जाते हैं, और वही आरसीबी के भी 2 पॉइंट। तो इक्वल दोनों ही टीमें हो चुकी हैं। और वही चौथे नंबर की अगर बात करी जाए तो चौथे नंबर पर आते हैं हमारे दीपक हुड्डा और लिविन लिविंगस्टन। दोनों में ही अगर कंपैरिजन करने से पहले अगर एक बार ये बात सोच लें कि 2024 में दोनों का फ्यूचर क्या रहा था और क्या ही उनकी इकोनॉमी रही, तो मैं बता दूं कि दोनों ही प्लेयर बेकार रहे थे, कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए थे। वही लिविन लिविंगस्टन की बात करें तो पंजाब की तरफ से कुछ खास रन नहीं मार पाए थे, और वही दीपक हुड्डा जो अपने शतक अर्धशतक के लिए कुछ ही रनों पर आउट हो जा रहे थे। इसी वजह से दोनों ही प्लेयरों के बीच कंपैरिजन किए नहीं जा सकते। तो अगर पॉइंट के लिए भी देखा जाए तो लिविन लिविंगस्टन के पास जा सकते हैं हम, क्योंकि लिविन लिविंगस्टन एक बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं जो अपने गेंदबाजी में प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, और बल्ले से तो ताबड़तोड़ कर ही सकते हैं। वही दीपक हुड्डा इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा सकते, तो ये भी पॉइंट आरसीबी की तरफ को जाता, तो आरसीबी को हो जाता है 3 पॉइंट, और वही सीएसके के 2 पॉइंट। वही ऐसे में अगर 5वें नंबर पर चलते हैं तो 5वें नंबर पर हमें देखने को मिलते हैं शुभम देव और टीम डेविड। दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन करा ही जाए तो
टिम डेविड जो मुंबई इंडियंस की टीम से निकल कर आए थे और वही शिवम दुबे जो सीएसके की टीम से काफ़ी सालों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच अगर टक्कर देखने को मिली है तो वो 2024 में देखने को मिल गई थी, जहां शिवम दुबे ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। वही टिम डेविड जो 2-3 साल से एमआई की टीम में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पा रहे हैं और इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिलीज कर दिया था और आरसीबी की टीम ने इस बार उन्हें खरीद लिया है। और वही सीएसके की टीम में शिवम दुबे जो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं और अपनी गेंदबाजी में भी, तो इसी वजह से सीएसके ने उन्हें रिटेन कर लिया है। और दोनों में ही कंपैरिजन की बात करी जाए तो शिवम दुबे आगे निकलते हैं, इसलिए शिवम दुबे को ये पॉइंट दिया जाता है। वही फिनिशर के रूप में टिम डेविड कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से वो शिवम दुबे के अगेंस्ट फीके पड़ जाते हैं। तो ये पॉइंट जाता है सीएसके की तरफ, तो सीएसके के हो जाते हैं 3 पॉइंट और वही आरसीबी के भी 3 पॉइंट। अगर विकेट कीपिंग की बात करते हैं तो विकेट कीपिंग में आरसीबी की तरफ से जितेश शर्मा और सीएसके की तरफ से एमएस धोनी, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करने से पहले आरसीबी ये पॉइंट ले जाती है, क्योंकि एमएस धोनी एक एक्सपीरियंस बंदे हैं जो काफ़ी टाइम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक विकेट कीपिंग करते हुए भी अपनी नॉलेज से अगेंस्ट टीम को हरा देते हैं। तो जितेश शर्मा उनके खिलाफ 1 मिनट भी नहीं टिक पाते और जितेश शर्मा का कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं रहा है, तो इसी को देखते हुए तो ये पॉइंट जाता है सीएसके की तरफ को, तो सीएसके को हो जाते हैं 4 पॉइंट और आरसीबी के 2 पॉइंट मात्र। और भाई इस माहौल को गर्म करने के लिए चलते हैं हम स्पिनर की तरफ को, क्योंकि माहौल अभी थोड़ा थोड़ा गर्म होएगा तो जब तो मज़ा आएगा स्पिनर में। तो स्पिनर में 7वें नंबर पर आते हैं हमारे रविंद्र जडेजा और वही आरसीबी की तरफ से निकल कर आते हैं कुणाल पांड्या। ऐसे में दोनों के बीच अगर कंपेरिजन कर ही जाए तो दोनों की इकोनॉमी और एवरेज स्कोर और स्ट्राइक रेट 2024 में रविंद्र जडेजा का बेहतर निकलता है, क्योंकि कुणाल पांड्या ने जब एंट्री करी थी मुंबई इंडियंस की टीम में उनका जब एक रुतबा रहा था, अगर उस समय की बात और इस समय की बात करी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है कुणाल पांड्या में। ऐसे में हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या जो रविंद्र जडेजा के सामने फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए कुणाल पांड्या को हार मिलती है और रविंद्र जडेजा इस पॉइंट को जीत जाते हैं। तो इसी के साथ सीएसके पहुंच जाती है 5 पॉइंट पर और वही आरसीबी मात्र 3 पॉइंट पर ही है अभी। और अब फाइनली चलते हैं हम 8वें प्लेयर के नाम पर, और 8वें प्लेयर का नाम आता है निकल कर सैम करन वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, जिनकी दोनों की इकोनॉमी इक्वल रही है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार 2024 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए थे और इसी वजह से हैदराबाद वालों ने उन्हें रिलीज़ ही कर दिया है, क्योंकि कहा है कि अगर तुम खास कुछ प्रदर्शन नहीं करके दिखाओगे तो हम अपनी टीम में नहीं रखना चाहेंगे। तो आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया है कि इस भरोसे की 2025 में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। लेकिन इस समय तो कंपैरिजन के बीच सैम करन आगे निकलते हैं, क्योंकि सैम करन अपनी बल्लेबाजी से भी कारनामा दिखा सकते हैं और वही गेंदबाजी से तो एक धुआंधार, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे टेस्ट सीरीज और मैचेस जीत चुके हैं जहां सैम करन ने अपनी बाजी लगाते हुए बल्लेबाजों की बिल्ली ही उड़ा दी थी। और वही इंग्लैंड की टीम ने इतना भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तानी भी सौंप दी थी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को इंडिया टीम का एक भी बार कैप्टन नहीं बनाया गया है। और वही इकोनॉमी एवरेज स्कोर की बात करें तो सैम करन ही आगे निकलते हैं, तो इसी को देखते हुए सैम करन को ये पॉइंट जाता है तो सीएसके के 6 पॉइंट हो जाते हैं और वही आरसीबी के मात्र 3 पॉइंट। और ऐसे में 9वें नंबर पर अगर देखा जाए तो अश्विन वर्सेस सूर्या शर्मा निकल कर आते हैं, जहां अश्विन का सालों का एक्सपीरियंस धरा रह जाता है, वही आरसीबी की तरफ से सूर्या शर्मा जो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ गलतियां होने के कारण सूर्या शर्मा फीके पड़ जाते हैं अश्विन के सामने। क्योंकि एवरेज स्कोर और इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट की बात ही करी जाए तो 2024 में सूर्या शर्मा को कुछ इतना खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए थे, तो उनके 100+ रन तो गए थे, लेकिन उनके विकेट के मामले में उन्होंने कुछ ज़्यादा विकेट नहीं झटका पाए थे। वही रविंद्र अश्विन की बात करी जाए तो उनके स्ट्राइक रेट जो 150+ के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आए थे। और वही उनके विकेट की बात करी जाए तो उन्होंने 50+ विकेट भी चटकाए थे। और ऐसे में रन्स तो उन्होंने धुआंधारी चढ़ देते, क्योंकि एक फिनिशर के रूप में उतर कर आते हैं तो कुछ छक्के लगाते हैं। ऐसे में तो यह पॉइंट सीएसके की तरफ हो जाता है, तो सीएसके के 7 पॉइंट हो जाते हैं, वही आरसीबी के 3 पॉइंट मात्र। और ऐसे में 10वें स्थान पर देखा जाए तो नाथन गिल्स वर्सेस जोश हेजलवुड, इन्हीं में अगर कंपैरिजन करके बेकार है, क्योंकि जोश हेजलवुड जो विकेट झटका रहे हैं उनके अगेंस्ट तो नाथन गिल कुछ भी नहीं है। तो यह पॉइंट आरसीबी की तरफ को हम पैसे ही पॉइंट देते हैं, तो आरसीबी के 4 पॉइंट हो जाते हैं, वही सीएसके के 7। और लास्ट में आपको तो पता ही है कौन आ सकता है, मतीसा पतिराना वर्सेस यश दयाल।
लेकिन हाँ, दोनों में कंपैरिजन करना तो बनता है, क्योंकि यश दयाल ने जो 2024 में प्रदर्शन करके दिखाया था लास्ट के मैचेस में, MS धोनी को आउट करना और वही बैक टू बैक विकेट झटकाना और आरसीबी को प्ले ऑफ तक ले जाना। लेकिन अगर एवरेज स्कोर और स्ट्राइक रेट की बात करी जाए तो यहाँ विजेता निकलते हैं मतीसा पतिराना, क्योंकि बेस्ट यॉर्कर और बेस्ट विकेट टेकर के रूप में जाने वाले मतीसा पतिराना, जिन्होंने कम्पैक्ट 2 सालों में ही कर लिया। IPL के अगेंस्ट तो सबसे ज़्यादा विकेट झटकाए हैं और वही CSK की टीम में एक जगह तो बना चुके हैं। बस दूसरी तरफ यश दयाल, जिसे आरसीबी ने रिटेन तो कर लिया, लेकिन 2025 में देखा जाएगा कि कुछ खास प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मतीसा पतिराना तो यॉर्कर के मामले में एक बेस्ट प्लेयर बन चुके हैं। अब देखना होगा कि दोस्तों दोनों के बीच ये कंपैरिजन क्या आपको अच्छा लगा या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट का पॉइंट भी CSK की तरफ हो जाता है, तो CSK के हो जाते हैं 8 पॉइंट और वही आरसीबी के 3 पॉइंट। तो ऐसे में 11 प्लेयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आरसीबी यहाँ लूजर निकलती हुई और वहीं CSK विनर। तो ऐसे में अब विनर के रूप में जाने जाने वाली CSK की टीम क्या 2025 में एक बार फिर ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर आरसीबी जीत के ले जाएगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है? क्या मैंने कुछ 2 प्लेयर के बीच में कंपैरिजन गलत कर लिया? कौन सा सही है, कौन सा बेस्ट है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बता देना। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।